Hello everyone. Hey guys, this is your J Educator Megha and ये आज का सेशन 2023 में जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले बच्चों के लिए। सो गाइज, द होल सेशन इज़ ऑन केमिकल बॉन्डिंग। तो ये जो भी आज का क्लास रहेगा उसमें हम केमिकल बॉन्डिंग को कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, लगभग 7 कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं तुमसे डिस्कस करूँगी, जो कि जेई में पूछे जाते हैं। ओके, तो व्हेन यू विल डू दिस पर्टिकुलर सेशन, जब आप इसको अटेंड करोगे, इसके उन 7 कॉन्सेप्ट्स को अगर आप गो थ्रू करोगे तो यहाँ से तुम्हारे 2 क्वेश्चंस जेई मेंस में पक्के। केमिकल बॉन्डिंग हाईली वेटेज रखता है जेई मेंस एग्जामिनेशन में, और इवन एडवांस में भी पूछा जाता है, बट अभी हम मेंस की बात कर रहे हैं तो मेंस के लिए ये बहुत ही वेटेज वाला टॉपिक है। और इसमें से जो मैं तुम्हारे को 7 कॉन्सेप्ट्स जो मैं तुमसे डिस्कस करूंगी, उनको करने के बाद फॉर श्योर तुम्हारा जो क्वेश्चन जेई मेंस में तुमसे पूछा जाएगा तुम उसे बना पाओगे। ओके, सो गाइज, basically just by watching a lecture of 1 hour approximately आप अपने 8 नंबर बना सकते हो। ओके, सो इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरीके से अपने नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बढ़ाया जाए, किस तरीके से हम एक एक टॉपिक को जल्दी से रिवाइज करके या उसके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके किस तरीके से हम अपने जेई के रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दिस उम्मीद सीरीज इज़ फॉर यू। ओके, सो हियर वी आर टारगेटिंग 220+ मार्क्स एंड डेफिनेटली हर एक सेशन के थ्रू तुम्हारे वो 4 नंबर, हम वी आर वर्किंग फॉर एवरी 4 मार्क्स और 8 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से पेपर में पूछा जाता है उसी चीज़ को टारगेट करते हुए लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन। तो मैं थोड़ा सा पहले ओवरऑल लुक दे देती हूँ। मैंने ना आज तुम्हारे सामने ना जुलाई 2022 यानी कि पिछले ही मतलब लाइक लास्ट ईयर 2022 में जो भी केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, आई एम हैविंग दोज क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। 8 शिफ्टें थी, यानी कि 8 शिफ्ट्स में पेपर हुए थे, और जिसमें से टोटल 15 क्वेश्चंस आए थे। तो अप्रॉक्सीमेटली इफ़ यू विल सी, तो हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग से थे। तो इतना ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है ये। ठीक है, जैसे तो मैं दिखाऊंगी जब व्हेन आई विल बी शोइंग यू द क्वेश्चन, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2022 25 जुलाई का एक ये क्वेश्चन है, 25 जुलाई का ही पेपर में एक ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, सो द सेम डेट पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, इन वन सिंगल पेपर। तो इसीलिए टॉपिक करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सो आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। अगर तुमने रिवीजन नहीं किया है या पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है बट रिवाइज नहीं हुआ है, कुछ याद नहीं है, कोई बात नहीं, जस्ट बी देयर एंड अटेंड इट वेरी कंफर्टेबली। ठीक है, और अपने हाथ में पेन पेपर ज़रूर रखो, क्योंकि जो भी कुछ हम सीखेंगे अगर उसे साथ के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा वो वर्क करेगा। समझ में आ रहा है? चलो, थैंक यू सो मच, लेट्स बिगिन विद इट। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज द नंबर ऑफ स्पीशीज शोइंग द डायमैग्नेटिज्म इज। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमसे? डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ रहा है ना। तो डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? देयर मस्ट बी द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। राइट, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो अब जो भी आपके पास मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, तो दे आर ऑल दी होमोडायटोमिक स्पीशीज। तो जब भी एक थंब रूल बना लो कि जब भी तुम्हारे को कोई होमोडायटोमिक स्पीशीज दिखाई देता है तो वो क्वेश्चन कहाँ से होता है? वो क्वेश्चन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। कहाँ से होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जिस बच्चे को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है, वेल एंड गुड, जिसको नहीं आती है उसको मैं बता देती हूँ। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि आपके सिलेबस में होमोडायटोमिक स्पीशीज़ के लिए ही है। अब यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें N2 और O2 दोनों की बात की गई है। ठीक है, किस किस को आती है होमोडायटोमिक थ्योरी, वो सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस किस को आती है? MOT जिसको आती है वो जरा एक बारी ऐसे करके लाइक करो। एंड गाइज, अगर तुम लोगों को बहुत श्योर है कि यार हमें पढ़ना है और हमारे को कोई ऐसी पर्टिकुलर सीरीज़ चाहिए जिससे हमारा जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट सुधर जाए और हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाए, हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए, तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो
हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं, N2 और O2 का आती है, वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट। जिसको नहीं आती है एक बार ही क्विक रिकैप ले लेते हैं। N2 में मेरे पास 2 नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। इस वाले नाइट्रोजन की भी यही होगी 1s2 2s2 2p3। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे इससे पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, है ना, ये 1s में एक होगा, 2s में एक होगा और 2p3 में 3 होंगे, है ना, 2p3 में 3 होते हैं, तो यहाँ पे 1s 2s और p में 3 होते हैं, तो यानी कि 3 और 2 5 और 5 10, तो टोटल जो मेरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे यानी कि दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अगर मैं इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एज पर द एनर्जी ऑर्डर लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, तो दिस इज एन एटम ना, तो एटम के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे इस तरफ हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे मैं बीच में लिखूंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटम मिलके क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन में हमारे पास 1s2 है, फिर हमारे पास 2s2 है, फिर हमारे पास है 2p3। सिमिलरली इस वाले नाइट्रोजन के पास भी 1s2, देन आफ्टर 2s2 एंड देन आफ्टर 2p3। 1s2 में हमारे को पता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2p3 में यू हैव द 3 सबशेल्स, और यहाँ पे आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस तरह से है। तो जब ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा तो क्या बनाएगा, लेट्स फोकस। ये जो 1s होता है, ये और ये मिलके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जो कि एक जाएगा बॉन्डिंग में और एक जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। समझ आ रहा है, यानी कि इन्होंने क्या किया, 2 बनाए, 2 में स्प्लिट हो गए। ठीक है, 2 में स्प्लिट हो गए, एक गया बॉन्डिंग में, यानी कि दिस इज 1s सिग्मा 1s ऑर्बिटल, और ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल। सिमिलरली ये भी आपका क्या करेगा, ये भी आपका मिलजुल के क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएगा, वन विल बी दी बॉन्डिंग, अनदर विल बी दी एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, यानी कि सिग्मा 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ठीक है, ये हो गया आपका। अब उसके बाद तुम्हारे पास जब p ऑर्बिटल्स हैं, तो p में मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, इन द p आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो पाई ऑर्बिटल होता है उसका एनर्जी कम होता है, तो इसको तुम ऐसे याद रखो 2 1 2 1, तो ये 3 है ना, और ये 3 यानी कि 6 हुई, तो हम यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, यानी कि 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। तो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। तो अगर दे आर 6 इन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 6 ही बनेगी, 1 2 3 4 5 6। अब ये होता है हमारा N2 के केस में पैटर्न। अगर हम O2 के केस में पैटर्न की बात करते हैं, पहले मैं तुम्हें पैटर्न समझाती हूँ। ठीक है, पहले पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे अब मैंने क्या किया, लेट मी टेक अ पेन, यहाँ पे भी लेट्स से मेरे पास ऑक्सीजन है, दिस इज 1s2 2s2 2p4, दिस इज 1s2 2s2 2p4। तो जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यानी कि जो ऑक्सीजन के बाद वाले एटम्स होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन हो गया या फ्लोरीन हो गया, है ना, O2 हो गया या फ्लोरीन हो गया, उसके लिए हमारा अरेंजमेंट अलग तरीके का हो जाता है। कैसा हो जाता है, लेट्स से यहाँ पे भी 1s2 2s2 2p4, यानी कि 1s2 2s2 2p4 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी आपके पास 1s2, दीज आर दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन दे विल कंबाइन, एक बॉन्डिंग में जाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, ये हुआ सिग्मा 1s, ये हुआ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। फिर जब ये जाएगा तो एक इससे कम एनर्जी जाएगा, एक इससे ज़्यादा एनर्जी में जाएगा, यानी कि सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। जब ये हमारा कॉम्बिनेशन में जाएगा तो दे आर 3 नंबर, तो 3 और 3 6 बनेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास सिग्मा की एनर्जी कम होती है, फिर पाई की होती है, फिर पाई की होती है, फिर सिग्मा की होती है। तो एक डिफरेंस तुम्हारे को जो ध्यान देना है उसको मैं तुम्हें हाईलाइट करती हूँ और बताती हूँ कैसे ध्यान रखोगे। देखो दिस इज 2, यानी कि 2 में अपने ब्रेक किया और 1, तो दिस इज 2 1,
ठीक है, यहाँ पे भी आपने इसे 2 में ब्रेक किया है, ये 1 में ब्रेक किया है, दिस इज ऑल्सो 2 1। तो यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सेम है। सो व्हाट डज दिस मीन, दिस इज पाई, दिस इज पाई, पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, दिस इज 2px, दिस इज पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। और ये क्या हो गया तुम्हारा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, यानी कि जो z वाला ऑर्बिटल होता है वो हेडेड ओवरलैप करता है, तो वो हमारा हायर एनर्जी ले रहा है। तो दीज आर द सेम, ये भी हमारा सेम है, दैट इज सिग्मा 2pz। ये मैं समझा रही हूँ तुम्हें, और तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है, जहाँ पे आप लोग को कलर बताना होता है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी भी केस में तुम्हारे को एमओटी अच्छे से नहीं आता है, प्लीज़ पढ़ लो। अब डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है यहाँ पे डिफरेंस आता है N2 और O2 के केस में। यानी कि N2 के केस में आपने क्या लिया है, आपने पाई की एनर्जी को कम लिया है, पाई यानी कि 2px और पाई 2py की एनर्जी को आपने कम लिया है, लेकिन यहाँ पे आपने सिग्मा 2pz की एनर्जी को कम लिया है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट हैज़ टू बी सीन। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, रेस्ट एवरीथिंग इज द सेम। बाकी जो भी तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से सेम है, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस है। सबको पता है ये वाला डिफरेंस, एवरीबडी नो अबाउट इट, देन इट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अब हम एक काम करेंगे, जो लास्ट काम है हमारा, दैट इज वी हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 और 2 4 और 4 5 6 7, 7 और 7 14, तो मुझे 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट, मैंने फिल कर दिया। यहाँ पे कितना फिल करना है मुझे, 2 और 2 4 और 4 8, 8 और 8 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये हो गए हमारे 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल। अब जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो व्हाट यू कैन सी, N2, N2 कैसा है, N2 इज अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। तो अब आपको देखो क्या क्या दिया हुआ था, N2 आपको दिया हुआ था, तो N2 में आपका क्या आ रहा है, सारे के सारे देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो N2 कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, जब आप N2 पॉजिटिव करोगे, N2 पॉजिटिव करोगे, व्हाट डज दिस मीन, कि आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम पैरा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव का मतलब हुआ कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड कर दूँ। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड कर दूंगी तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, बिकॉज देयर इज नो पेयरिंग विच इज हैपनिंग। तो N2 नेगेटिव में मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम पैरा इन नेचर। ठीक है, तो नेगेटिव है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो, पॉजिटिव है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो। N2 2 नेगेटिव, यानी कि अगर मैं N2 में 2 नेगेटिव, यानी कि अगर मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दूँ, तो मैंने एक यहाँ भरा तो एक यहाँ आएगा ना, एज पर द होल्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हम पैरेलल स्पिन से पहले इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, ना कि इसे पेयर कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये कैसा आया, पैरामैग्नेटिक आया, ये भी पैरा ही है। नाउ इट इज़ अबाउट दी O2। O2 में आपने क्या देखा, O2 में हमने देखा कि ऑलरेडी जब ये हमारा O2 मॉलिक्यूल बना था तो उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, मीन्स इट वॉज ऑलरेडी पैरामैग्नेटिक था। ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होता है, दिस कैन ओनली बी प्रूव्ड बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑक्सीजन का एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इज कैन ओनली बी गिवन बाय द एमओटी थ्योरी। ओके, आप इसी डायग्राम के थ्रू बता सकते हो। O2 पॉजिटिव, अब आपने O2 पॉजिटिव में से लेट्स से इस इलेक्ट्रॉन को भगा भी दिया तो भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये भी हमारा क्या रहा, ये भी हमारा पैरा ही रहा। ठीक है, O2 नेगेटिव, अगर आप O2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करोगे यानी कि ऐड करोगे तो ये वाला तो पेयर हो गया, बट ये तो अभी भी अनपेयर्ड रहा है, तो ये क्या होगा आपका O2 नेगेटिव, यानी कि अभी भी ये आपका पैरा ही रहेगा। नाउ व्हाट अबाउट O2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड किया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रही हूँ तो दोनों के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जा रहे हैं, तो यानी कि ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, तो डायामैग्नेटिज्म का मतलब इतना सा ही होता है कि तुम्हारे को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैज टू बी पेयर्ड। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर हैविंग डायमैग्नेटिज्म इज N2 और दूसरा हो गया तुम्हारा O2 2 नेगेटिव। सो एज पर दिस योर आंसर इज 2। ठीक है, टाइम इतना नहीं लगता है, अगर आपको एक बारी एमओटी आती है जस्ट ड्रॉ इट और कॉन्फिडेंटली आंसर को करो,
ताकि आप ये मेक श्योर कर पाओ कि तुम्हारे +4 हो रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी जल्दबाजी या कुछ गड़बड़ की तो सीधे -5 होंगे। बच्चे आप लोग कंसीडर करते हो -1 होगा, बट नो, मैं कंसीडर करती हूँ -5 होगा। क्यों? क्योंकि एक तो आता जाता क्वेश्चन जो तुम्हें आता था वो गलत हो गया, तो यानी कि जो नंबर बढ़ सकते थे वो नहीं बढ़े, और ऊपर से -1 और -5 का मतलब समझ रहे हो, यानी कि रैंक कितनी नीचे ड्रॉप डाउन हो जाएगी। ओके, सो एवरी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन, तो ये जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे को मॉलिक्यूलर बाइटल थ्योरी का, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। नाउ आई एम हैविंग फ्यू मोर क्वेश्चंस जो कि मॉलिक्यूलर बाइटल थ्योरी से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब जैसे कि जस्ट अ मिनट, देखो, हियर वी हैव दिस वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, ये भी एक और क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा किससे होगा, अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी। तो यानी कि दिस एमओ थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। अगेन इन द जुलाई 2022 एग्जामिनेशन ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूलर बाइटल थ्योरी। द नंबर ऑफ स्पीशीज और आइंस हैविंग द फॉलोइंग हैविंग द आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि ऐसे कौन से आइंस होंगे जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। कैन यू प्लीज डू एंड डू लेट मी नो कि कौन से स्पीशीज होंगे जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। मुझे बता सकते हो एक बारी? कैन यू प्लीज डू एंड टेल मी कि व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर? Count the total number of electrons and try to do the question. किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज और आइंस हैविंग द सेम और आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर? अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं अब तुम्हें बता देती हूँ। देखो, अभी अभी हम लोगों ने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ड्रॉ किया था, तो जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ड्रॉ किया था तो क्या आया था? दिस वॉज दी 1s 2s एंड 2p, राइट? हियर वी वर हैविंग दी 1s 2s एंड 2p। 2p में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। 2s में 2 थे, 2s में 2 थे और 1s में 2 थे। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वर हैविंग। जब हमने बॉन्डिंग की थी तो 1 2 1 2, और यहाँ पे हमारी बॉन्डिंग कैसे हुई थी, यानी कि 1 2 देन आफ्टर 2 एंड 1, इस तरीके से हमारी स्प्लिटिंग हुई थी। सो व्हेन वी हैव फिल्ड द इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास 2 और 2 4 और 4 8 और 8 16, यानी कि टोटल 16 थे। 8 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन के, 8 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन के, तो 16 इलेक्ट्रॉन मुझे बीच में भरने हैं। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल के लिए मुझे भरने हैं। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ये तुम्हारे 16 इलेक्ट्रॉन्स आए थे। ठीक है, अब आपको पता है ये सिग्मा था, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग था, ये सिग्मा था, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग था, ये सिग्मा था, ये पाई था, और ये पाई एंटी बॉन्डिंग था, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग था। दिस इज व्हाट यू नो। अब आपको जब बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है उसके लिए एक सिंपल सा फंडा होता है, यानी कि दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट एमओ मॉलिक्यूलर बाइटल थ्योरी का ही, कि आपको देखना होता है हाफ ऑफ NB माइनस NA। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। सो हाउ वुड यू डू दैट? तो बॉन्डिंग के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो कितना आया? 2 2 4 6 7 8 9 10। तो बॉन्डिंग में आ रहा है आपका 10, और एंटी बॉन्डिंग में कितना आ रहा है? 2 और 2 4 5 6 6 आ रहा है। तो अल्टीमेटली आपका ये निकल कर आता है हाफ ऑफ, तो यानी कि आपको बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग का हाफ करना होता है। तो 10 माइनस 6 इज 4, कम्स आउट टू बी 2। तो इसीलिए जो हमारा O2 होता है उसमें हमारा बॉन्ड ऑर्डर O डबल बॉन्ड O होता है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इज 2। ठीक है, अब अगर आपने इसे O2 पॉजिटिव कर दिया, O2 पॉजिटिव के लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? फाइंड इट। जब मेरे पास, आई होप दिस ऑल इज वेरी क्लियरली विजिबल ना, जब आपके पास O2 पॉजिटिव है तो यानी कि आपने एक एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर दोगे तो एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो यानी कि हाफ ऑफ 10 माइनस 5, तो यानी कि मैंने एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, 6 में से 5 रह गए, तो अल्टीमेटली 5/2 आएगा, विच कम्स आउट टू बी 2.5। तो इसका कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 2, इसका आ रहा है 2.5।
और जब आपके पास O2 2 पॉजिटिव है तो O2 2 पॉजिटिव के लिए आप क्या करोगे, निकालो उसे भी, हाफ ऑफ, यानी कि अब आपको एंटी बॉन्डिंग से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देना है, ठीक है, यानी कि ये भी और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देना है। 2 पॉजिटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 ही रह जाएंगे, 6 में से 2 गए तो 4 ही रह गए, तो यानी कि कितना आया, यानी कि 6/2 यानी कि 3 आया। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। तो क्या इनका आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर है, बिल्कुल भी नहीं। अब NO पॉजिटिव का निकालते हैं, ठीक है। NO पॉजिटिव एक हीट्रोडायटोमिक स्पीशीज है। तुम यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ। ओके, हाउ यू कैन डू दैट, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपको सिंपल करना क्या है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 7 कितना हुआ, 13 और 1 14, यानी कि दिस इज अ 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। NO पॉजिटिव कितना इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, NO में तुम्हारा हुआ 7 और ऑक्सीजन में 8, यानी कि 7 8 यानी कि 15 में से एक गया तो कितना हुआ 14, यानी कि दिस इज ऑल्सो अ 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। जबकि O2 क्या था तुम्हारा, जबकि O2 क्या था आपका, O2 was a 16 electron species, O2 positive was a 15 electron species, और O2 2 positive is again a 14 electron species, is a 14 electron species, ठीक है। अब ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम ही आएगा क्या, जल्दी मुझे बताओ। तो अगर सभी हमारे 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए वी विल बी हैविंग द सेम डिस्ट्रीब्यूशन ना, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। तो हमारा जो साइनाइड होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका C। बेसिकली होता क्या है, अगर मैं सही से आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो दे ऑल आर द 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ना। तो देखो, कार्बन के पास थे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास थे 1 2 3 4 5, आपने नेगेटिव लगा दिया तो 6 हो गए, नाइट्रोजन पूरा हो गया। अब ये क्या करेगा, ये इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द साइनाइड इज ट्रिपल बॉन्ड, हम इसे ट्रिपल बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं, नाइट्रोजन इज हैविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ नेगेटिव चार्ज, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3 आया, नाइस इनफ। तो 14 14 14 इलेक्ट्रॉन वाले सबका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। NO पॉजिटिव में एक बारी करके बताती हूँ, नाइट्रोजन के पास है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन के पास है 1 2 3 4 5 6, हमने कहा NO पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से नहीं नाइट्रोजन से करेंगे, वाई, बिकॉज वी नो दैट नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन। तो मैंने यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज था तो मैंने नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया। अब ऑक्सीजन ने एक किसके साथ शेयर किया, किसके साथ शेयर किया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, नाइट्रोजन का नहीं हुआ, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। अल्टीमेटली हमारा क्या बना, N पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देर विल बी वी विल बी हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है हम इसे सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द ऑक्सीजन विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन कर रही थी। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए मैंने पॉजिटिव को नाइट्रोजन पे लगाया है, ठीक है। सो दिस इज इट, आई होप यू पीपल अंडरस्टूड, और ये तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो और बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया हो, ठीक है। सो द आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर कितने स्पीशीज का है, 3 का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पेपर के लिए एकदम ब्रिलियंट होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब इतनी सारी बातें की हैं तो एक बात और समझ लेते हैं कि जैसे जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है आपका बॉन्ड लेंथ कम होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ से भी आता है और आपका बॉन्ड लेंथ तो छोटा हो रहा है लेकिन आपके बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछी जाती है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती है, ठीक है। सो दिस इज अ थंब रूल ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये थंब रूल है। थंब रूल नंबर 2, थंब रूल नंबर 2 जो तुमसे पूछा जाएगा इफ द क्वेश्चन इज अबाउट द स्टेबिलिटी, तो हमेशा याद रखना कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स NP में होंगे देन द एंटी बॉन्डिंग, तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, द स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, ठीक है। लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है बॉन्डिंग से तो क्या होगा फिर, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है बॉन्डिंग से तो स्टेबिलिटी कम होगी,
ठीक है। और अगर तुम्हारे को कंपेयर करना है तो बस मेक श्योर करना कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम से कम होने चाहिए, ठीक है। लेसर विल बी द इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उतना हमारे लिए बढ़िया है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम देन बॉन्ड ऑर्डर, इज दिस वैलिड एवरीवेयर ना? यस चिराग, ओके, क्लियर, नाइस इनफ, गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया है, एंड रेस्ट जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो अब तुम्हें होमवर्क में करने हैं, ठीक है। अब मैं एक अगला टॉपिक लेती हूँ, अगला कॉन्सेप्ट लेती हूँ, दैट इज दिस, ठीक है। जब भी आपके पास इस तरह का कंपाउंड होगा, मेरी बात सुनना, जिसमें आपके पास एक ही सेंट्रल एटम है, जिसमें आपके पास एक ही सेंट्रल एटम है, दैट इज जिनॉन 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 जिनॉन, ओके। जब ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन है तो डेफिनेटली जिनॉन इज द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम डिसाइड कैसे करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट कि इनकी ज्योमेट्रीज और हाइब्रिडाइजेशंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा? कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता रही हूँ। एक कॉन्सेप्ट हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 2, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के लिए कैसे करते हैं। हाइब्रिडाइजेशंस और ज्योमेट्रीज अगर तुम्हें बतानी है तो कैसे करेंगे, ठीक है। whenever you will be having any kind of compound like HCOF4, मैंने लेट्स से ले लिया, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। you have to choose your central atom। अब आप कहोगे मैम मैं सेंट्रल एटम कैसे चूज करूं? एनी एटम विच इज लेस इन नंबर, तो कोई भी एटम जो भी तुम्हारे पास लेस इन नंबर है, यानी कि कम संख्या में है। तुम कहोगे मैम मेरे पास जिनॉन है और इस एग्जाम्पल में ऑक्सीजन है, तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट, है ना, यानी कि तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा है। तो जो सेंट्रल एटम है दैट हैज़ टू बी अ लार्जर साइज एटम, ठीक है, यानी कि सेंट्रल एटम मस्ट बी लार्जर इन साइज, वो तुम्हारा साइज में बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जिनॉन में और ऑक्सीजन में किसका साइज बड़ा है? जिनॉन का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से, तो जिनॉन हैज़ टू बी कंसीडर्ड एज योर सेंट्रल एटम, ठीक है। एक और तीसरा पॉइंट होता है सेंट्रल एटम हैज़ टू बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर में होना चाहिए। तो यहाँ पे अब समझ में आ गया कि जिनॉन इज माई सेंट्रल एटम। तो पहला पॉइंट होता है सेंट्रल एटम ढूंढना कि भैया मेरी ज्योमेट्री में सेंटर में कौन रहेगा, ठीक है, ये ढूंढना, आपने ढूंढ लिया। अब आता है हमारा एक रूल, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, दिस इज नोन एज द हाइब्रिड नंबर मैथड, ठीक है, यानी कि हाइब्रिड नंबर मैथड, ठीक है। इसको मैं एच से रिप्रेजेंट करती हूँ, इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें करना क्या होता है, दिस इज हाफ ऑफ v इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम, यानी कि v क्या है तुम्हारा? v इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ जिनॉन, ठीक है। मैं जिनॉन के रेस्पेक्ट में बात कर रही हूँ तो मैंने इसलिए बता दिया जिनॉन, ठीक है। m क्या होता है? m इज द मोनोवैलेंट एटम, यानी कि जिसकी भी वैलेंसी मोनोवैलेंट होगा, मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप्स, एटम्स और ग्रुप्स। तो यहाँ पे तुम्हारा मोनोवैलेंट एटम कौन है? दैट इज द फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन है। क्या ऑक्सीजन हो सकता है? नो, ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, ठीक है। तो फ्लोरीन इज द मोनोवैलेंट एटम। सी का मतलब होता है चार्ज ऑफ अ केटाइन, यानी कि केटाइन का चार्ज कितना है, और ए का मतलब होता है चार्ज ऑफ अ एनाइन, चार्ज ऑफ एनाइन, ठीक है। अगर इतना सब आपको पता है तो यू जस्ट पुट ऑल योर वैल्यूज। तो आपने कहा मैम दिस इज हाफ ऑफ वी इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जिनॉन में कितने होते हैं? जिनॉन तो एक नोबल गैस स्पीशीज है ना, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जिनॉन के पास तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम्स। कितने आपके पास मोनोवैलेंट एटम्स और ग्रुप्स हैं? मेरे पास है 4, है ना, यानी कि 4 फ्लोरीन्स है मेरे पास। ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है, मैं उसे नहीं काउंट करूंगी। इज देयर एनी चार्ज ओवर द स्पीशीज? नो, जीरो। क्या कोई एनाइनिक चार्ज है? नहीं, वो भी नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो जीरो। कितना आया? 8, 9, 10, 11, 12 डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू बी 6। बस अब इस 6 को पकड़ लो। अब इस 6 से हमें ये पता चलता है कि देर आर 6 ऑर्बिटल्स, यानी कि एस P3, 3 और 1 4,
5 6, यानी कि sp3d2 हैज़ टू बी दी हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि जो भी नंबर आएगा वही आपके उतने ही ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यानी कि एक एस का हो गया, 3p के, 4 हो गए, 2 हम डी के ले लेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी दी हाइब्रिडाइजेशन। अब आता है कि अगर मुझे इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है, मैं क्या करूँगी? तो 6 के लिए जो हमेशा ज्योमेट्री होती है वो हमेशा क्या होती है? दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। हमेशा वो आपकी ऑक्टाहेड्रल ही होती है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। आउट ऑफ 6 मैं ये भी पता कर सकती हूँ कि मेरे पास कितने बॉन्ड पेयर्स हैं और कितने लोन पेयर्स हैं। कैसे पता चलेंगे? आप एक बात बताओ, आपके पास एटम्स कितने थे? 4 और 1 5 ही तो थे। यानी कि 4 फ्लोरीन थे और 1 ऑक्सीजन था। तो जो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड है आप वो काउंट करो। नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, यानी कि आपके सेंट्रल एटम पे कितने एटम्स अटैच्ड हैं, विच आर 5 इन नंबर। 4 और 1 5, तो 5 ही बॉन्ड पेयर्स बनेंगे ना। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड है सेंट्रल एटम पे उतनी बॉन्ड पेयर्स बनेंगे। तो 6 में से 5 अगर बॉन्ड पेयर बच रहे हैं तो एक आपका लोन पेयर रहेगा। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट मुझे यहाँ पे एक लोन पेयर बनाना है। ठीक है, आउट ऑफ ऑल दिस 6 1 हैज टू बी माई लोन पेयर। सॉरी, आई एम नॉट वेल, बट चल रही है गाड़ी और इसे चलाएंगे भी, है ना। तुम लोगों का पेपर ऐसे शांति से तो नहीं बैठ सकते ना। तो यानी कि 5 ये हो गए और 4 लोन पेयर, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड पेयर्स हो गए, 1 लोन पेयर हो गया। ठीक है, अब बॉन्डिंग कैसे होगी? ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, और यहाँ पे तुम्हारे पास ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड ओ से शो करेंगे और ये हो गया लोन पेयर। आ गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब तुमसे देखो पूछा क्या क्या गया था कि मैम XeOF4 का क्या होगा? तो क्या होगा जल्दी से बता दो। sp3d, sp3, sp3d3 या sp3d2? sp3d2 यही आई थी हमारी ज्योमेट्री। अब इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के बाद शेप पूछा है। क्या शेप ऑक्टाहेड्रल होती है? ये बात सब बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल लिखा है। क्या ज्योमेट्री इज इक्वल्स टू शेप होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ज्योमेट्री इज नॉट इज इक्वल्स टू शेप। शेप में आपको सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स को काउंट करना होता है। शेप में आपको सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स को काउंट करना होता है, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी द स्क्वायर पिरामिडल। शेप में आप ओनली बॉन्ड पेयर्स, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को काउंट करोगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में और ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सबको काउंट करते हैं, लेकिन शेप में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को काउंट करते हैं। ठीक है, सो एज पर दैट तुम्हारी शेप क्या हो गई यहाँ पे? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे दे रखा है ना ये स्क्वायर पिरामिडल। यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। क्यों स्क्वायर पिरामिडल है? आप देख रहे हो यार ये स्क्वायर बन रहा है ना, और ये वाला जो डबल बॉन्ड हुआ है ये क्या कर रहा है? ये पिरामिड बना रहा है स्क्वायर पे, है ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। तो अगर मुझे ए का मैच हो गया 4 है तो व्हाट इज द राइट आंसर? यानी कि ए का 4 और ए का 4। अब बी का 2, बी का 2। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना? सी को एक बार जल्दी से चेक कर ले, आंसर आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ही गलती कर दी। ए का 4 नहीं, मैंने सी को देखा था, सी का 4 है एक्चुअली। वापस से कर लेता है। ठीक है, यानी कि इसका हमारा आंसर 4 आया था। ओके, XeOF4 का, तो सी का 4 यहाँ पर है। हाँ 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 हाँ, वाओ, एक ही को निकालकर मेरा पूरा आंसर मैच कर गया। सो इफ इट इज अ मैच द टाइप क्वेश्चन यू कैन डू इट वेरी इजीली, राइट? सो ए इज द आंसर। बाकी सब तुम करोगे, इट इज इन योर होमवर्क, इट्स वेरी इजी। ओके, जब आप XeO3 करते हो, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, XeO3 में एक लोन पेयर रहता है, ये रहता है, तो दिस इज बेसिकली sp3
और एक तरीके से पिरामिडल आ जाएगा, दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल। तो XeO3 का 2 होता है, ठीक है। XeF2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो, तो XeF2 का ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज दी लीनियर होता है, यानी कि लीनियर होता है। और एस मतलब हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन में तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब काउंट करते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो गया एंड दिस इज पिरामिडल, राइट। लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, दिस इज लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, 5 ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, तो 3 sp3d हो जाएगा एंड दिस इज लीनियर। शेप इज लीनियर क्योंकि सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं, तो ये हो गया इसका। और XeF6 में क्या हो जाएगा, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल तो है लेकिन हमारे ऑक्टाहेड्रल को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, तो दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, यानी कि sp3d3 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, दिस इज इट, ठीक है। सो ये इस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बिल्कुल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन है जो कि आपको सिखाएगा एक थर्ड कॉन्सेप्ट, टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इज, यानी कि इसमें से कितनी ऑक्साइड्स हैं जो कंप्लीटली एसिडिक है। अब इसके लिए तुम्हारे को मैं एक सिंपल सा फंडा बताती हूँ, ठीक है। सिंपल सा फंडा ये होता है, जितने भी तुम्हारे मेटल्स होते हैं, यानी कि मेटल्स, जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल्स होते हैं, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोर क्या कर रही हूँ मैं, यानी कि LiNaKrPCS, और यहाँ पे तुम्हारा मैग्नीशियम, बी मग का सर बारा, ठीक है, ये सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स। इवन तुम्हारे जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने बेरिलियम नहीं लिया है, ठीक है, बेरिलियम मैंने नहीं लिया है यहाँ पे क्योंकि बेरिलियम बेसिक ऑक्साइड्स नहीं बनाता है। तो जितने भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, ठीक है, या तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि तुम्हारा टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, या तुम्हारा बहुत सारे मेटल्स हो गए तुम्हारे, ठीक है, Mn हो गया, Fe हो गया, Co हो गया, Ni हो गया, बहुत सारे मेटल्स हो गए तुम्हारे। तो ये जितने भी तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, दे ऑल फॉर्म्स, मतलब यानी कि मेटल्स का टेंडेंसी होता है बेसिक ऑक्साइड बनाने का, बेसिक ऑक्साइड बनाने का। और जो तुम्हारे स्ट्रांगली नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रांगली नॉन मेटल्स होते हैं, यानी कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, स्ट्रांगली नॉन मेटल्स में मैं काउंट करूँगी तुम्हारे बोरोन को, ठीक है, बोरोन के बाद यहाँ तो फिर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ना शुरू हो जाता है, कार्बन हो गया, सिलिका हो गया, फिर जर्मेनियम, फिर एम्फोटेरिक वगैरह वो शुरू हो जाता है, एंड देन आफ्टर तुम्हारा नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन हो गया, फोस्फोरस हो गया, आर्सेनिक भी तुम्हारा एम्फोटेरिक हो जाता है, सो आई वॉन्ट काउंट आर्सेनिक, यानी कि स्ट्रांगली नॉन मेटल्स जो होते हैं, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी ये जो भी तुम्हारे कंपाउंड्स बनाएंगे स्ट्रांगली नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स बहुत थोड़े होते हैं वैसे, ये हमारे यूजुअली एसिडिक कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब आप बोलोगे कि मैम व्हाट अबाउट द अदर कंपाउंड्स, लाइक जैसे हम यहाँ पे नीचे चलते हैं तो हमारे पास PB वगैरह आता है, सर CgSnPp आता है, या NPASSBPi वगैरह आता है, तो दे आर ऑल्सो मेटालिक, ये भी मेटालिक ही होते हैं, ठीक है, तो ये भी मेटालिक ही होते हैं। तो जो जो मेटालिक होगा वो सब क्या करेगा बेसिक ऑक्साइड ही बनाएगा, ओके, बेसिक ऑक्साइड ही बनाएगा, ओनली नॉन मेटल्स फॉर्म्स द एसिडिक ऑक्साइड्स। अब अलॉन्ग विद दिस हमें कुछ इंपॉर्टेंट खास बातें हैं जो ध्यान रखने की हैं, जैसे कि हमारा बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, या Al2O3 हो गया, या तुम्हारा क्या हो गया, AS2O3 हो गया, आर्सेनिक का ऑक्साइड हो गया, या Sb2O3 हो गया, या PbO हो गया, या PbO2 हो गया, ठीक है, दे ऑल आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक की एक लिस्ट तो मेरे को पता होनी चाहिए, इवन द जिंक ऑक्साइड इज ऑल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और कुछ हमारे ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, उनकी लिस्ट भी अगर हमारे को पता है तो इट्स वेरी इजी।
अदरवाइज मेटल्स आर बेसिक, नॉन मेटल्स आर एसिडिक, और एम्फोटेरिक और न्यूट्रल की लिस्ट समझ लो, याद कर लो। CO हो गया, NO हो गया, और तुम्हारा पानी हो गया, वाटर, नाइट्रोसिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, और क्या होता है जो न्यूट्रल होता है, यस, N2O इज ऑल्सो न्यूट्रल। सो या दीज आर द फ्यू ऑक्साइड्स विच आर न्यूट्रल इन नेचर। अगर ये लिस्ट पता है तो या यू कैन डू योर क्वेश्चन। तो अब पूछा था टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स, टेल योर आंसर। बताओ जरा। अभी अभी मैंने NO को और N2O को न्यूट्रल में लिखा है, राइट? तो ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। B2O3 मैंने क्या बोला था? B2O3 यानी कि बोरोन। बोरोन एक नॉन मेटल में आता है, तो यानी कि एसिडिक होगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाकी जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं एक्सेप्ट NO2, N2O एंड NO, सब एसिडिक होते हैं। कार्बोनिल मैंने कहाँ लिखा था? सॉरी, कार्बोनिल मैंने कहाँ लिखा था? अगेन न्यूट्रल में लिखा था, राइट? तो ये भी क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है? सल्फर नॉन मेटल है, क्या होगा? एसिडिक। P4O10 फोस्फोरस कहाँ? नॉन मेटल्स में लिखा था, कैसा होगा? एसिडिक। ठीक है, खत्म। कितने आए एसिडिक में? 1, 2, 3 एंड 4। आंसर इज बी। बी इज द आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, आंसर इज बी। तो अब आई बिलीव कि अगर क्वेश्चन में ऑक्साइड्स का क्वेश्चन आता है एसिडिक और बेसिक का, तो तुम किसी कंडीशन में उसे गलत नहीं करोगे। एग्री है ना? ये कॉन्फिडेंस मुझे अपने बच्चों से चाहिए कि अगर हम कोई चीज पढ़ के जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए। अब अगर आपके पास सेम मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं तो उसके लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है? दैट इज नोन एज द इंटीग्रेशन मैथड। जैसे आपने कहा मैम मेरे पास N2O3 भी है, मेरे पास N2O5 भी है, मेरे पास NO भी है। अब आप मुझे बताओ कि ये तीन तीन ऑक्साइड्स है मेरे पास, तीनों नाइट्रोजन के हैं। अब बताओ इसमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? तो यहाँ पे फिर लगता है तुम्हारा इंटीग्रल मैथड, यानी कि यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिख जाएगा, ठीक है? तो यानी कि इंटीग्रल मैथड इस ये कहता है कि जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यहाँ पे NO में +2 है, N2O3 में +3 है, यहाँ पे +5 है। तो जब आपका यहाँ पे लेकिन सेंट्रल एटम का सेम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? यानी कि सेम सेंट्रल एटम के अलोंग अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो इस इंटीग्रल का मतलब ही ये हुआ, दिस इज O और दिस इज S। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई तो एसिडिक कैरेक्टर कम हुआ, ठीक है? इसका मतलब ही ये है। But this is applicable only when you have the oxides of the same central atom. Clear? Very nice. अब इतनी बात समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी तुमसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो तेरा था 3 कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? दिस वॉज द कॉन्सेप्ट नंबर 3। कौन कौन सा डिस्कस किया है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तुम्हें समझ में आ गई, हाइब्रिड नंबर मेथड तुम्हें समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, और एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। नाउ हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ, यानी कि इन सबके स्ट्रक्चर्स बनाओ और जो जो लोन पेयर्स हैं सबका सम बता दो। I think if you know the hybrid number method you can do this question very easily. इसी तरीके से क्वेश्चन तुमसे क्या करता है, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पूछता रहता है। अब XeO3 में क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बना। XeO4 OF4 में क्या हुआ? हमने बनाया था 1 2 3 4 5 6
7 8। XeF6 में क्या बनाया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बनाया था। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर देयर? सम ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 2 and 3। आंसर इज 3। एग्री? आ गया सबको? आंसर इज 3। तो हाइब्रिड नंबर मेथड लगाओ और ड्रॉ करो स्ट्रक्चर्स। मुझे तो नहीं लगता शेप में आपको क्या देखना होता है, ओनली बॉन्ड पेयर्स, ओनली बॉन्ड पेयर्स। प्लीज ध्यान रखना, ये गलती मत करना। अगर तुम ज्योमेट्री का मतलब होता है कि आप बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर देख रहे हो, शेप का मतलब होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स देख रहे हो। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, अब तुम्हारे पास BRF5 है, तो BRF5 में यू कैन अप्लाई द सेम थिंग। BRF5 क्या लगाओगे? वही हाइब्रिड नंबर मेथड, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ब्रोमीन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? ये हेलोजन फैमिली 7 होते हैं, 5 मोनोवैलेंट, यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या था? हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। यही था ना, आपने नोट डाउन किया हुआ होगा। मोनोवैलेंट एटम्स आर 5, चार्ज कोई भी नहीं है, 0 हो गया। 7 8 9 11 12, 12/2 इज 6। तो 6 हाइब्रिडाइजेशन मेरी क्या आएगी? sp3d2, यानी कि 3 और 1 4 5 6 sp3d2, यानी कि ऑक्टाहेड्रल आनी चाहिए, यानी कि ऑक्टाहेड्रल आनी चाहिए, राइट। लेकिन मैंने देखा मेरे पास 5 ही एटम्स हैं, तो यानी कि मेरे पास 5 ही एटम्स हैं, तो क्या होगा? आई विल बी हैविंग 1 एज दी लोन पेयर, तो मेरे पास एक लोन पेयर आएगा। सो आउट ऑफ 6 1 इज गोइंग टू बी दी लोन पेयर। अब इसकी शेप क्या हो गई? शेप इज अगेन द सेम, यानी कि स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल ही आ रही है। तो BRF5 मेरा हो गया स्क्वायर पिरामिडल। देख लो जरा, ए का 2 एक ही ऑप्शन में है। अगर इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट इन वन ऑफ योर मॉलिक्यूल, तो तुम अपना आंसर ऐसे दे सकते हो। ओके, इफ यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू प्लीज डू। CrF6 3 नेगेटिव इज गोइंग टू बी, ये कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स रहेगा CrF+3 में, एंड दे आर गोइंग टू बी द फ्लोरीन, यानी कि इट इज गोइंग टू बी एन ऑक्टाहेड्रल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होगा, दैट इज दिस B का 4, बिल्कुल। और ओजोन जो होता है आपका, वो कैसा होता है? उसमें O2 मॉलिक्यूल होता है, जिसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 होता है। ये भी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, और ये तुम्हारा एक तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। सो दिस इज अ बेंट होता है, ओजोन हमेशा बेंट होता है। PCl5 की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो PCl5 कैसे होता है? PCl5 में 2 एक्सियल क्लोरीन्स होते हैं और 3 यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ड्रॉ करोगे, हाइब्रिड नंबर मेथड लगाओगे, तो सब कुछ निकल कर आ जाएगा, एंड इट्स वेरी इजी। दिस इज ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल होता है और बाय पिरामिडल होता है, ठीक है। क्लियर? वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग इज़ वेरी इजी, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। चलो, अब हम लोग एक 3 कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए और उन पे क्वेश्चंस भी कर लिए। अब अगला कॉन्सेप्ट है ये, यानी कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। बता दूं जरा, कोवेलेंट कैरेक्टर जब भी आपसे क्वेश्चन आता है, दिस इज माई कॉन्सेप्ट नंबर 4, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन आता है कि आपको कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक ही चीज़ दिमाग में आनी चाहिए। कौन आनी चाहिए? यानी कि फजान्स बाबा, यानी कि फजान्स रूल ऑफ पोलराइजेशन, ये यानी कि फजान्स रूल को याद करोगे, ठीक है। पोलर, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक कर लेते हैं। ऐसे भाग भाग के पढ़ते हो तुम लोग? हाँ, अब समझते हैं। कोवेलेंट का सिंपल सा मतलब फंडा ये है कि तुम्हारा केटाइन होना चाहिए छोटा सा और एनाइन होना चाहिए बड़ा सा। एनाइन बड़ा सा होना चाहिए ताकि वो ऐसे पोलराइज कर सके, ठीक है, फॉर द कोवेलेंट। और आयनिक के लिए क्या होना चाहिए? आयनिक के लिए अगर तुम्हारा केटाइन है बड़ा सा, थोड़ा सुंदर सा बना ले इसे,
बेचारे केटाइन को, ठीक है। आयनिक के लिए अगर आपका केटाइन है बड़ा सा और एनाइन है छोटा, और ये होने की वजह से कभी पास पास आएंगे ही नहीं, सो मीन्स दिस इज आयनिक। बस यही पहचान होती है, यही पहचान होती है। अगर ये पिक्चर, ये डायग्राम तुम्हारे दिमाग में है तो बहुत आसान है, यानी कि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और तुम क्वेश्चन कर लोगे। तो यानी कि कोवेलेंट में केटाइन इज स्मॉलर, केटाइन कैसा है, स्मॉल साइज केटाइन है, और एनाइन कैसा है, एनाइन बिगर है, एनाइन का साइज लार्जर है। वाई, ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं ऐसा? केटाइन का साइज छोटा है तो उसकी अट्रैक्शन पावर ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो इसकी अट्रैक्शन पावर को हम लोग बोलते हैं, इसकी अट्रैक्शन पावर को हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर, पोलराइजिंग पावर बोलते हैं, ठीक है। और एनाइन अगर बड़ा होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स बहुत लूजली हेल्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर डिफ्यूज्ड, तो वो इजीली दे देता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन बहुत अच्छा होता है, डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एबिलिटी टू गिव द इलेक्ट्रॉन पेयर अच्छी होती है, एबिलिटी टू गिव एबिलिटी टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से दे हैव द एबिलिटी टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हम इसे पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। तो इसकी पोलराइजेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो यानी कि इसकी अट्रैक्शन पावर बहुत अच्छी है, छोटा साइज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है, यानी कि डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बहुत इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने के लिए रेडी है, यानी कि पोलराइजेबिलिटी अच्छी है। अगर ये सब अच्छा है तो इनके बीच में क्या होगा, देयर वी विल बी हैविंग द पोलराइजेशन, पोलराइजेशन होगा यानी कि शेयरिंग होगी, और शेयरिंग की वजह से देयर वी विल बी हैविंग द कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। आ गया समझ में? ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोलराइजिंग पावर कम है, इसकी पोलराइजेबिलिटी कम है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे देयर विल बी नो पोलराइजेशन, इनके बीच में नो इंट्रैक्शन, यानी कि नो शेयरिंग, नो शेयरिंग। तो ये क्या रहेंगे, हमेशा अलग अलग रहेंगे, यानी कि आयनिक रहेंगे। आ गया समझ? ओके, चलो अब क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर तुम्हें बताना है। आपने देखा आपके पास है CaF2, CaCl2, CaBr2 और CaI2, यानी कि कैल्शियम तो सब में सेम है, तो कैल्शियम यानी कि कैटाइन तो सब में सेम ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एनाइन का साइज अलग अलग है, फ्लोरीन छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि एनाइन का साइज बड़ा हो रहा है। तो जब एनाइन का साइज बड़ा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, राइट। तो अगर आपका एनाइन का साइज बड़ा होता है, ठीक है, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीजेज, तो कोवेलेंट कैरेक्टर increases, isn't it? राइट, यही बताया था मैंने, जितना बड़ा एनाइन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट होगा। एनाइन का साइज बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यानी कि D इज मोर, आंसर इज B, ABCD यही होना चाहिए। CF2 में एनाइन बहुत छोटा था तो उसकी पोलराइजेबिलिटी कम है, तो यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, राइट। आंसर हैज टू बी B। अब कभी गलत होगा, आयनिक और कोवेलेंट का क्वेश्चन कभी गलत होगा? I believe no, right? So this is your concept number 4 जो कि तुम लोगों ने कर लिया है। Okay, now here we have the another question. Okay, करोगे इसे? Oxygen, copper ion or Fe ion are weakly attracted by the magnetic field and are magnetized in the same direction as magnetic field.
यानी कि हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं. NaCl and water are weakly magnetized in opposite direction to magnetic field. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. O2 कैसा होता है? अभी हमने देखा था O2 को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू, इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी कि इट इज पैरामैग्नेटिक. कॉपर प्लस 2 की बात करें तो कॉपर प्लस 2 कैसा होता है? कॉपर प्लस 2 3d9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, राइट? तो यानी कि यू विल बी हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक. Fe+3 की बात करते हैं. Fe+3 में होता है तुम्हारे पास 3d5, यानी कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो ये भी क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक. तो ऑल द 3 स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक. तो जो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होगा, they will be weakly attracted by the magnetic field and are magnetized in the same direction as magnetic field. Absolutely. जब वो पैरामैग्नेटिक है तो वीकली मैग्नेटाइज ही तो होगा, वीकली अट्रैक्ट होगा ना टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो जो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होते हैं दे गेट्स वीकली अट्रैक्टेड. ओके, तो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज आर, राइट इट डाउन, जो भी हमारे पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होते हैं, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज आर gets weakly attracted. ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट. NaCl एंड वाटर, NaCl और वाटर कैसा है? आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि ये मैग्नेटाइज हो रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स देयर इज अ रिपल्शन. व्हाई? बिकॉज NaCl कैसा है? NaCl और वाटर हो गया, दे आर द डायमैग्नेटिक स्पीशीज. तो जो डायमैग्नेटिक स्पीशीज होंगे वो क्या करेंगे? डायमैग्नेटिक स्पीशीज होंगे वो क्या करेंगे? दे विल बी रिपेल्ड. वो रिपेल्ड होते हैं. तो ये कह रहे हैं कि दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल ठीक है. रिपल्शन मतलब इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में वो जाएगा. बिल्कुल ठीक. ओके, सो यस, वी कैन से दैट बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, क्लियर? जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. ओके, तो याद रखो, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट करते हैं, डायमैग्नेटिक रिपेल करते हैं, और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट हियर. दिस इज इट. आंसर वाज ए. चलो, अब पैरामैग्नेटिक का वापस से क्वेश्चन आ गया है. ऑफ यू दोज हु आर लर्निंग थ्रू दिस सेशन एंड फाइंडिंग दिस हेल्पफुल, प्लीज एक रिक्वेस्ट है तुमसे, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो. एंड इफ यू आर नॉट अ सब्सक्राइबर देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम रेगुलर कंटेंट कैसे देखोगे? तुम बहुत सारे लेक्चर्स मिस कर दोगे, फिर कोई पॉइंट नहीं है, राइट? कोई सेंस नहीं बनता. तो अगर सोच रखा है कि पढ़ना है तो पढ़ रहे हो तो हर लेक्चर को समझो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ वेरी इंटर रिलेटेड. क्योंकि अगर मैं कुछ आज बता रही हूँ तो मैं उसे कल वापस से रिपीट नहीं करूँगी. इफ़ समथिंग कम्स एनीवेयर अराउंड, मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि तुमने ये मेरा लेक्चर देखा हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, सो प्लीज़, दिस इज़ माई सेकेंड सेशन ऑन द केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं सारे इसके कॉन्सेप्ट्स को कवर करना चाहती थी. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जेई का पेपर दे रहे हैं, इसीलिए हम इतना रिक्वेस्ट मारते हैं तुम लोगों से. ओके, चलो इस क्वेश्चन को करें. जब आपके पास ये Na2O दे रखा है तो आपको पता है कि आपका Na पॉजिटिव होता है, तो यानी कि 2Na पॉजिटिव, तो O पे 2 नेगेटिव है. ठीक है, सो दिस इज O पे 2 नेगेटिव. अब चेक करना इसे, यहाँ पे K पॉजिटिव होता है तो दिस इज O2 पर नेगेटिव है. दिस इज NO2 यहाँ पे तुम्हारे पास NO2 एज अ मॉलिक्यूल है. दिस इज N2O, दिस इज ClO2. ये सब नॉन मेटल्स हो गए. अब ये सब नॉन मेटल्स हो गए. तो जो मेटल्स होते हैं दे आर मोरली आयनिक कंपाउंड्स, है ना? ये ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें आयनाइज किया है. तो O2 नेगेटिव में क्या होगा? ऑक्सीजन के केस में दिस इज एन एटम. तो ऑक्सीजन के केस में तुम्हारे पास 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहाँ पे अगर तुमने
एक दो तीन और चार, और यहाँ पे अगर तुमने टू नेगेटिव कर लिया यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर लिए, तो ये सारे के सारे पेयर हो गए। तो यानी कि ये तो क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। O2 नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नाउ इट इज़ अ मॉलिक्यूल। अब ये O2 है, तो यहाँ पे तुम्हारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगेगी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्योंकि ये O2 की बात हो रही है, और O2 में हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे। अगर मैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर भी दूंगी तो भी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, विच शोज दैट कि मैं पैरामैग्नेटिक हूँ। तो ये वाला स्पीशीज मेरा पैरा हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये नॉन मेटल्स है, अब मैं इनको आयनाइज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। NO2 वाला जो हमारा स्पीशीज होता है, उसके पास क्या होता है, एक दो तीन चार पाँच, ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एंड इट हैज़ वन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो ये आपका पैरा ही होता है। जब आप N2O का स्ट्रक्चर बनाते हो, तो N2O का स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक कि तुमने क्या किया, N बनाया, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारे पास लोन पेयर था, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, इतने इलेक्ट्रॉन्स थे। तुमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर दी N2O, ठीक है। तो N2O का तुम्हारा ये स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पे देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ डायमैग्नेटिक स्पीशीज। ClO2 की बात करते हैं, ClO2 की बात करते हैं, तो ClO2 वही तुम हाइब्रिड नंबर रूल लगा दो। तो ClO2 में तुम्हारे पास क्या आएगा, देयर यू विल बी हैविंग ClO2, अगर तुम करोगे तो 7 ही रहेगा ना, हाँ। तो दिस इज गोइंग टू बी एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो एक दो तीन चार, यानी कि डबल बॉन्ड O आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, चार पाँच छः सात। तो तुम्हारे पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा और एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगा, ठीक है। सो या दिस इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक। ClO2 आपका पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होता है, ओके। NO, अगर आप NO की बात करते हो, तो NO में क्या होता है, NO भी आपका एक और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक दो तीन चार पाँच, ऑक्सीजन क्या करता है यहाँ पे, यू हैव ऑलरेडी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिस NO इज ऑल्सो अ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज विद एन ऑड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये एक पैरामैग्नेटिक है, इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज ऑल्सो पैरा इन नेचर। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हो, तो सल्फर डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर आता है, ठीक है। दिस इज डाया, ये डाया होता है। Cl2O की अगर आप बात करते हो, तो यानी कि यू हैव अ O, ऑक्सीजन जिसने यहाँ पे Cl से रिएक्ट किया, Cl से रिएक्ट किया, और उसने एक दो तीन चार पाँच छः इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, विच इज़ डायामैग्नेटिक। इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। आपसे पूछा गया था विच आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, काउंट द नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। तो जो आपकी पैरा है, पैरा कौन कौन सी हो गई, ये नहीं, तो दिस इज नंबर 1 पैरा, नंबर 2 पैरा, फिर नंबर 3 पैरा, नंबर 4 पैरा। सो 4 आर दोज स्पीशीज विच आर पैरा इन नेचर। इज इट क्लियर? यानी कि कौन कौन सी है, KO2 जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगेगी बिकॉज इट्स अ मॉलिक्यूल, एक आयनिक कंपाउंड है। NO2 पैरा होता है, NO पैरा होता है, ये दोनों गैसेस पैरामैग्नेटिक गैसेस हैं। देन आफ्टर योर ClO2 इज पैरा, यस, सो 4 आर देयर, सो योर आंसर इज 4, ठीक है। KO2 नहीं KO2 NO2 NO एंड ClO2, ठीक है। नो कंफ्यूजन, नो, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने कर ही लिया था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। अब देखो, मैंने तुम्हारे को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर ही ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपको पता है हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे देख रहे थे, यू ऑलरेडी नो कि मैंने तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला बताया था। बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या बताया था, NB माइनस NA ये बताया था। तो यानी कि फोर्थ का आंसर C होना चाहिए, यानी कि C का आंसर 4 होना चाहिए। तो C का आंसर इज 4, C का आंसर इज 4। अब बताओ जरा बाकी क्या होगा, बाकी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हो। डाइपोल मोमेंट हमेशा Q इंटू आर से ही निकलता है ना, डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन तो ऐसे ही होती है। तो यानी कि B का फर्स्ट होगा, B का फर्स्ट होगा, बिल्कुल B का फर्स्ट होगा, B का फर्स्ट होगा। और क्या होगा, अब देखिए
जब आपके पास बॉन्डिंग, हमने ये देखा था कि हमारे ऑर्बिटल्स क्या कर रहे थे, हमारे ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी में जा रहे थे। जो लोअर एनर्जी में जा रहे थे हम उसे बोल रहे थे बॉन्डिंग, जो हायर एनर्जी में जा रहे थे हम उसे बोल रहे थे एंटी बॉन्डिंग। सो हाउ डज दिस हैपन गाइज? दिस हैपन्स बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO। ठीक है, क्या होता है ये? दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे आप मैथ्स में लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ते हो ना, ऐसे ही हम यहाँ पे अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लीनियरली कंबाइन करते हैं ताकि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाए। तो एक बॉन्डिंग में जाता है, एक एंटी बॉन्डिंग में जाता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन जब होता है तो उसमें एडिशन करते हैं और उसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होगा। तो जब एडिशन होता है तो देयर विल बी दी बॉन्डिंग, तो हमारी बॉन्डिंग बनती है। और जब तब जब नेगेटिव करते हैं यानी कि सब्ट्रैक्शन करते हैं तो मीन्स एंटी बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो हमारा डी का होगा 2, यानी कि डी का होगा 2 और ए का होगा थर्ड। समझ आया? सो योर राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज दिस मच इम्पोर्टेंट, तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझो। और दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। जो मैं तुमसे कह रही थी ना कि दो एटम्स हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो मिलेंगे, जुड़ेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमेशा एनर्जीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, लोअर और हायर, यानी कि लोअर में बॉन्डिंग, हायर में एंटी बॉन्डिंग। सो क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, दैट्स द पॉइंट। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मैंने सी मार्क किया है ना? Yes, your answer is option number C. So is this great? सब बातें बहुत अच्छे से क्लियर है? ठीक है, अब देखो दिस इज अनदर क्वेश्चन जो तुमसे यही कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आइंस फ्रॉम द फॉलोइंग हैव द नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। यानी कि तुम इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करो। नॉन प्लेनर का मतलब हो गया कि वो 3D मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यानी कि 2D में नहीं है, प्लेन में नहीं है, दे आर 3D इन नेचर। सो डू इट गाइज, इफ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। सबके स्ट्रक्चर्स बनाओ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तुम्हारे को दे रखे हैं, जस्ट डू इट, यू विल बी एबल टू गेट इट। NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव क्या होता है? लेट अस स्टार्ट डूइंग एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, बॉन्डिंग का यही पूछा जाता है तुमसे बॉन्डिंग में। ठीक है, इसके बाद भी अगर तुम देखोगे तो ये पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ले दे के यही सब है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डाइपोल मूवमेंट, फिजान्स रूल ऑफ पोलराइजेशन लग गया। ठीक है, या तुम्हारा हाइब्रिड नंबर मेथड, और तुम्हारे को बॉन्डिंग से यही पूछेगा कितना लोन पेयर है, क्या शेप है, क्या ज्योमेट्री है। दीज आर द ओनली थिंग्स विच आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द पेपर। ओके, NO3 नेगेटिव कर लेते हैं जरा जल्दी से। डबल बॉन्ड O, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी O नेगेटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक है, ऐसे होता है 1 2 3, और ये तुम्हारा जो 4-5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे। H2O2 का बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पता है? दिस इज समथिंग लाइक दिस, H2O2 ये होता है। BF3 क्या होता है? BF3 इज ट्राइगोनल प्लेनर, जिसमें तुम्हारा फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग करता है, राइट? PCl3 क्या होता है? PCl3 में एक लोन पेयर रह जाएगा और ये तुम्हारे 3 क्लोरीन आ जाएंगे। जेनॉन XeF4 में क्या हो जाएगा? XeF4 में क्या हो जाएगा? Xe, एंड इट इज गोइंग टू बी F4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया। SF4 में क्या हो जाएगा? सल्फर। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, पता नहीं क्यों गलती करते हैं, पर करते हैं। हाइब्रिड नंबर मेथड लगाओगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कभी गलती नहीं होगी SF4 में। ठीक है, SF4 का ये सीसॉ शेप होता है हमारा। XeO3 में अभी ये तो हम कितनी बारी बना चुके हैं XeO3। PH4 पॉजिटिव, यानी कि H पॉजिटिव को कोऑर्डिनेट बॉन्ड जाएगा। SO3 AlH4 नेगेटिव,
दिस। अब बता दो मुझे, ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया, कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो कि नॉन प्लेनर, हैविंग नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, जिसका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, यानी कि जिसका 3D स्ट्रक्चर, ये बताना है। सॉरी हुमेंद्र, पी पाए और पी पाए आपको ऑर्बिटल चेक करनी होती है। अगर कोई थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो वो डी पाई ऑर्बिटल देगा ना अपनी, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। ओके अब जैसे मैं तुम्हें बता देती हूँ, इसने पूछा है मैम पी पाई डी पाई का कॉन्सेप्ट बताओ। अब देखो ऑक्सीजन के पास तो 2p होती है, सल्फर की यहाँ पे कौन सा पाई बॉन्ड होगा, सल्फर अपना 3d ऑर्बिटल लगाएगा, है ना, क्योंकि थर्ड पीरियड का है तो थर्ड पीरियड का 3d ऑर्बिटल लगेगा। तो दिस इज पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड। तो ये वाला तुम्हारा पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड है जो SO के बीच में है। आया समझ में? दिस इज डी पाई। इसको नहीं बोलेंगे, जिनॉन के केस में नहीं बोलेंगे, जिनॉन में कोई डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ओके सिमिलरली और कहीं पाई बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पे क्या होगा ये, अब ऑक्सीजन के पास 2p ऑर्बिटल होती है, नाइट्रोजन भी सेकेंड पीरियड का ही है तो उसमें भी 2p होगी, तो दिस इज पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। आया समझ में? हुमेंद्र भारद्वाज, यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन राइट? तो यू हैव टू सी विच ऑर्बिटल इज पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है उनके पास, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, दैट्स हाउ। अब देखो ये क्या था, दिस वाज अ 2d मॉलिक्यूल, ये प्लेनर था, ये भी हमारा बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी एक प्लेन में होता है, हम इन दोनों प्लेन्स पास कराते हैं तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं, ये भी प्लेनर होता है। ये भी मुझे दिख रहा है दिस इज ऑल्सो अ ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है। PCl3 की अगर मैं बात करूँ तो क्या ये प्लेनर है? नो दिस इज नॉट प्लेनर, ये तो पिरामिडल हो गया, है ना, ऐसे ऐसे पिरामिड हो गया, तो ये तो प्लेनर नहीं है, दिस इज नॉन प्लेनर। ये कैसा है? ये भी मेरा नॉन प्लेनर है, ये प्लेनर कहाँ से हो गया, ऑक्टाहेड्रल है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, दिस इज ऑल्सो नॉन प्लेनर। ये भी हमारा ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, यानी कि ट्राइगोनल भी और ऊपर से दो पिरामिड्स भी बन रहे हैं, तो यानी कि ये भी नॉन प्लेनर है। ये भी नॉन प्लेनर है, एक टेट्राहेड्रल टाइप्स मॉलिक्यूल है। PH4 पॉजिटिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बताओ जरा क्या होगा, व्हाट अबाउट द PH4 पॉजिटिव। यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूँ कि ये जो तुम्हारे PH3, कितने बच्चों को पता है कि PH3 के बीच में 91 डिग्री का एंगल होता है? पता है गाइस? हमेशा याद रखना अमोनिया के केस में, अमोनिया के केस में अमोनिया के केस में इट इज गोइंग टू बी अ 107 डिग्री का एंगल, ठीक है। लेकिन जो PH3 हुआ, ASH3 हुआ, SbH3 हुआ या BiH3 हुआ, इन सब के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज ऑफ 91 डिग्री, 91 और 90 के आसपास का होता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, हाँ जी बिल्कुल ड्रैगोस कॉन्सेप्ट, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये एक 90 डिग्री का स्पीशीज है, तो ये 90 डिग्री यानी कि टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो ये भी 90 डिग्री पे ही बनेगा, सो दिस इज प्लेनर। यहीं आके बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके जब आपने SO3 मॉलिक्यूल की बात की तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा, SO3 मॉलिक्यूल क्या होता है? SO3 इज प्लेनर, SO3 इज प्लेनर, और ये कैसा हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी दी नॉन प्लेनर, ऑफ कोर्स दिस इज नॉन प्लेनर, ठीक है।
ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। बट जस्ट अ मिनट, कि अगर ये PH3 है और बनाएगा, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो नॉट नेसेसरीली ना कि ये अलग उससे जाएगा, सेम प्लेन में ही जाएगा। अल्टीमेटली ये एक स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल बनेगा, नॉट नेसेसरीली, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो तो कहीं से भी बन सकता है ना। अच्छा, व्हाट अबाउट H2O2? SO3 तो प्लेनर है, एब्सोल्युटली। हमने कहा NO3 नेगेटिव इज प्लेनर। H2O2 का बताओ मुझे। H2O2 इज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, तो ओपन बुक को हमने गलत लिखा है यार, दिस इज नॉन प्लेनर। हाँ अब ठीक है, चेक करो, चेक दिस अगेन। ओपन बुक है ना यार, ओपन बुक तो 3D मॉलिक्यूल हो गया, कौन सी ऐसे खुली है, वो ऐसे है ना, फोकस है। यानी कि ओपन बुक तो ऐसे खुली है ना, तो इट्स नॉन प्लेनर। ओके सही है। अब ये प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है, BF3 भी प्लेनर हो गया, ये नॉन प्लेनर है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, HCF4 भी आपका नॉन प्लेनर है, ये तुम्हारा नॉन प्लेनर हो गया, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, ये तुम्हारा नॉन प्लेनर हो गया। ओके ये प्लेनर हो गया, दिस इज प्लेनर एंड दिस इज नॉन प्लेनर। कितने नॉन प्लेनर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6। So what would be your answer? 6, ठीक है। नॉन प्लेनर मतलब 3D मॉलिक्यूल्स, 6, ठीक है। ठीक है चलो, दिस इज इट गाइज। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 11 जो हम लोगों ने किया। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इन होमवर्क टू यू, आंसर्स दिए हुए हैं, बाकी क्वेश्चंस को तुम लोग होमवर्क में करोगे एंड आई बिलीव कि तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। वापस से इसी तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि सब में लोन पेयर्स बताओ, किसमें क्या क्या होगा, एंड यस यू कैन इजीली डू दैट। यहाँ पे भी तुमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी है, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें सिखाया अगर तुम उसको लगाओगे यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन, ठीक है। तो रिपीटेडली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुमसे बार बार पूछे जाते हैं। हाँ जी, H2O2 is book like, so it is a non-planar molecule. Okay, so fine guys, चलिए very nice. Please hit the session and share it with the other students as well, ताकि हम मज़ा कर सके। We would be having a very very healthy competition. और keep learning, stay tuned and do watch my upcoming sessions as well.